गुड इवनिंग एवरीवन, मैं वरुण सर आप सबका सफलता क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है अर्थशास्त्र में, वह है द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। हमने पहले क्लासों में आपको बताया था कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के आंकड़ों के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के बारे में, बात हो चुकी है हमारी। आज हमारी बात होगी द्वितीयक आंकड़ों के संकलन, कि द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, उनके संकलन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक के साथ, द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने सफलता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो फटाफट कर लीजिए। और करने के बाद जाके उसमें आप क्या करें, जो कला संकाय में जाके सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगे। 2 अगस्त से कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट होगी 11th 12th के, तो सभी लोग जुड़ जाएं। रिजल्ट जिनके आ गए हैं उनको ऑल द बेस्ट, जिनके नहीं आए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई स्टार्ट कर लें आप अपना, क्योंकि आपका बहुत सारा समय पहले ही बर्बाद हो चुका है कोविड की वजह से। तो और समय बर्बाद ना हो, और सफलता स्कूल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े मैंने पिछली क्लासों में क्लियर किया था। प्राथमिक आंकड़े वही जिसको हम डायरेक्ट जाके उसको हम इकट्ठा करवाते हैं या करते हैं। द्वितीयक आंकड़े जो पहले से इकट्ठे हैं, ठीक है, पहले से कोई सूचना है उसमें से हम अपनी सूचना जो हमारे किसी विषय से संबंधित है उसे निकाल के एक डाटा पूरा तैयार करते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो उनका संकलन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो जानते हैं हम। पहला, प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत मतलब जैसे न्यूज़पेपर हो गया, या आपको मैगजीन्स हो गए, या कोई वेबसाइट की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, तो उससे हम लेते हैं। कैसे लेते हैं देखते हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों का विभिन्न उद्देश्यों के लिए संकलन किया जाता है तथा इनका संपादन कर इन्हें प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, समय समय पे बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं भी अलग अलग डिपार्टमेंट की बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स क्या करती है कि पहले से संकलन करके वो प्रकाशित करती रहती है। हाई अवे क्रिएशन, ठीक है, प्रकाशित समंक द्वितीयक आंकड़ों का एक मुख्य स्रोत है। ये जितने भी प्रकाशित आंकड़े होते हैं, किसी भी मैगजीन की रिपोर्ट हो गई, किसी भी आयोग की रिपोर्ट हो गई, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपको प्रकाशित स्रोत हैं, तो उससे आप डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की प्रमुख प्रकाशित स्रोत क्या क्या है देखते हैं। एक, सरकारी प्रकाशन, बताया मैंने। समय समय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा विभिन्न विषयों पर आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन, सेंसेक्स रिपोर्ट इत्यादि। ठीक है, समय समय पे सरकार क्या करती है, सरकार के अलग अलग मंत्रालय की बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार करती रहती है, उसे प्रकाशित करती रहती है कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है, रेपो दर क्या चल रहा है, महंगाई दर क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सबके बारे में, तो उससे हम ले सकते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। नगर पालिकाएं, नगर निगम, जिला पंचायत इत्यादि जैसी अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा भी समय समय पर विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित आंकड़े, ये बताते रहते हैं कि क्या एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, या स्वास्थ्य सिस्टम में क्या सुधार हुआ है, क्या खामी है, तो बहुत सारे रिपोर्ट प्रकाशित होते रहते हैं, तो उनसे भी हम ले सकते हैं द्वितीयक आंकड़े। गुड इवनिंग दिनेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो विश्व स्तर पे, जब हम 12th क्लास में जब जाएंगे तो इसके सारे संगठनों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पे विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट आती है, या एमएसटी इंटरनेशनल हो गया, या मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आती है। समय समय पर बताते हैं ना, गरीबी में ये देश इतने पैदान पे चला गया, खुश रहने में ये देश इतने पैदान पे है। ठीक है, तो वो लोग ना सर्वे करते रहते हैं, और सर्वे करके एक रिपोर्ट जारी करते हैं, तो उस रिपोर्ट का भी हम लोग संज्ञान लेते हैं जब द्वितीयक आंकड़ों का इकट्ठा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं द्वारा विभिन्न वैश्विक विषयों पर संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे आईएमएफ, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट, मानव विकास का सूचकांक, वैश्विक गरीबी सूचकांक इत्यादि, ये सभी सूचकांक जारी किए जाते हैं कि कौन से देश में बच्चों का कुपोषण दर ज़्यादा है, कौन से देश की स्वास्थ्य की स्थिति किस रैंक पे है, गरीबी कहाँ पे ज़्यादा कम हुई है। तो ये पूरा कुछ संस्था होती है जो इसके लिए रिपोर्ट करती है, उसी रिपोर्ट का सहारा हम लेके अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें
आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, समय समय पे कुछ आयोग या समिति बनते रहते हैं। आपको किसी न किसी विषय पे कोई समिति बनाई जाती है, कोई आयोग बना दिया जाता है, गठन किया जाता है। वो आयोग और समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो जब हमें अगर जरूरत होती है उससे उस क्षेत्र से संबंधित कोई आंकड़े इकट्ठा करने का, तो हम उस समिति का, आयोग का रिपोर्ट का भी अध्ययन करते हैं, उससे भी हम अपना रिपोर्ट ले सकते हैं। गुड इवनिंग प्रियंका राज, रमन पासवान, प्रणाम आपको भी। आप सबने सफलता ऐप को फटाफट डाउनलोड करके कला संकाय को सब्सक्राइब किया है नहीं किया, क्योंकि आपके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, और सभी नोट पीडीएफ और सारे विषयों के क्लास वहाँ चलेंगे स्टार्टिंग से 11th 12th दोनों के। तो आप बने रहिए फटाफट वहाँ पे। विभिन्न संवेदनशील विषयों पर जांच कराने एवं विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा आयोग एवं समितियों का गठन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। इनकी रिपोर्ट से भी महत्वपूर्ण द्वितीयक आंकड़े प्राप्त होते हैं, जैसे कि वेतन आयोग की रिपोर्ट, कहते हैं 7वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग। ठीक है, सरकार एक वेतन आयोग का गठन करता है पता करने के लिए, हाँ भाई वेतन कहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, किस चीज़ में बढ़ाना है। तो वेतन आयोग की रिपोर्ट हो गया आपको। उसके बाद विभिन्न प्रकार के घोटालों पर रिपोर्ट, अगर कोई घोटाला हो जाता तो उसके लिए कोई मतलब समिति बनाई जाती है जांच करने के लिए, तो जांच समिति भी एक रिपोर्ट सौंपती है, तो उस रिपोर्ट से आप कुछ आंकड़े निकाल सकते हो। तो ये सब द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं हमारे। फिर है विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं की रिपोर्ट। बहुत सारे विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाएं समय समय पे क्या करती है, आपको किसी न किसी चीज़ पर रिसर्च चल रहा होता है वहाँ पे, तो उनकी रिसर्च की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो उनके रिपोर्ट का भी हम सहारा लेते हैं। उनकी रिपोर्ट से भी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, अपने काम की चीज़ को, सूचनाओं को निकालते हैं हम। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा भी समय समय पर शोध संबंधी परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुसंधान ब्यूरो तथा सांख्यिकी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित शोध इत्यादि। ठीक है, वो समय समय पे रिपोर्ट बनाते हैं, बताते हैं कि जो मतलब कौन से क्षेत्र में क्या चल रहा है। जो क्षेत्र, जो विश्वविद्यालय या जो अनुसंधान क्षेत्र जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उस क्षेत्र का रिपोर्ट बनाता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, कृषि से हो, जनसंख्या से हो, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हम उस रिपोर्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों में मैंने आपको बताया था कि हम खुद जाके रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें समय, पैसा सब जाता है, और यहाँ पे बनी बनाई रिपोर्ट है, उसमें से हम रिपोर्ट अपना बना के प्रस्तुत कर लेते हैं, अपने काम की चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन दोनों में मैंने फ़र्क भी बताया था, जहाँ हम खुद रिपोर्ट बनवाएंगे वो शुद्ध होंगे, ओरिजिनल होंगे बिल्कुल, लेकिन ये अशुद्ध भी हो सकते हैं, गलत सूचना भी दे सकते हैं, हमारे लिए उतने काम के नहीं हो सकते हैं, व्यवस्थित नहीं होंगे। सारी बातें हमने पिछले क्लासों में की थी, और जब क्लास स्टार्ट होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका अर्थशास्त्र 11th क्लास का और 12th का तो है ही। ठीक है, तो आप बने रहिएगा क्लास में और हम करेंगे उसकी क्लास आगे। थैंक यू दिनेश जी, आपने कर लिया है। और बच्चों को बताइए, आसपास के बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम खराब हो गया। अप्रैल से ही एग्ज़ाम पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, अब तो अगस्त आने वाला है। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा, आप सबको बताते जाइए। ठीक है, सत्यम पंडित जी गुड इवनिंग आपको भी। व्यापारिक एवं संघों की रिपोर्ट। विभिन्न व्यापारिक संघों एवं उपज विपणियों द्वारा समय समय पर आंकड़े प्रकाशित किए। कई व्यापारिक संघ हैं जो आंकड़े करते हैं कि इस फसल की इस बार इतनी उपज यहाँ मंडी में बिकने आई, इस फसल की कम आई, ज़्यादा आई, क्या हुआ, सबके बारे में आपको रिपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, गुड इवनिंग सिद्धार्थ जी। पत्र एवं पत्रिकाओं से प्रकाशित रिपोर्ट। ठीक है, विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स, योजना इत्यादि। मतलब बहुत सारे जो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, और भी बहुत टाइप के अखबार होते हैं जिसमें बहुत सारे आपको सूचना दिए जाते हैं समय समय पे। आप उन सूचनाओं का उपयोग करके भी जो अपने संबंधित जो आपको बनाना है सूचना, आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रकाशन। बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर होते हैं जो किसी विषय पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके उसका जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करते रहते हैं। आप उनके रिपोर्ट का भी सहारा ले सकते हो और अपने काम के डाटा वहाँ से भी निकाल सकते हो। बहुत से व्यक्ति स्वयं के अनुसंधान के लिए आंकड़ों को संकलित करते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करते हैं। आप देखते होंगे जब चुनाव का टाइम आता है तो बहुत सारे चैनल क्या करते हैं आपको
कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से सर्वे करते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है। ठीक है, अब जो सबसे स्मार्ट होता है बंदा, कोई वेबसाइट पे या किसी चैनल पे, वो क्या करता है, सभी चैनलों का जो रिपोर्ट आता है ना उसका औसत निकाल लेता है और फिर वो अपना एग्जिट पोल कर देता है, बताता है कि हमारे एग्जिट पोल के अनुसार ये होने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। ये सारी विधियां भी हम जानेंगे कि किस हिसाब से ये एग्जिट पोल तैयार होते हैं, संगणना विधि क्या है, सभी विधि के बारे में बात करेंगे। बस आप क्लास में बने रहिएगा और सब लोग डाउनलोड कर लीजिए सफलता ऐप को और रजिस्टर कर लीजिए। 2 साल हम आपके साथ रहेंगे, 12वीं के बोर्ड तक आपको लेके जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम आपसे लाइव बात कर पाएंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, चलती क्लास में आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे, नोट PDF सब फ्री मिलेगा आपको। बस बच्चों को बताते रहिए, रजिस्टर करते रहिए, अब बहुत जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल सफलता स्कूल चैनल पर जो आपका सेशन आ रहा है उसे आप देखें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें इसे और लाइक और कमेंट्स करते रहें। हेलो विजय जी, नमस्कार। कोई भी समस्या हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं अप्रकाशित स्रोत। ये सब तो प्रकाशित स्रोत हो गए कि जो प्रकाशित हैं पहले से, उसकी मदद लेके हम द्वितीयक आंकड़ों का संकलन कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है अप्रकाशित स्रोत की। अगर प्रकाशित नहीं है, ठीक है, तो कैसे करते, वहां से कैसे निकालेंगे डाटा। कुछ सांख्यिकीय आंकड़े ऐसे होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों से एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन इनका विधिवत और नियमित प्रकाशन नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिसको इकट्ठा तो कर लिया गया लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो पाया किसी भी वजह से। तो क्या करना है, तो इन आंकड़ों का भी द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे विश्वविद्यालयों के शोध कार्य, निजी संस्थाओं के रिकॉर्ड इत्यादि। जो PG करते हैं बच्चे, किसी विषय पर रिसर्च करते हैं बच्चे, तो सारे रिसर्च तो प्रकाशित नहीं होते, कुछ रिसर्च ऐसे ही पड़े रहते हैं बिना प्रकाशित हुए, तो उसका भी मदद लेके लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी सरकार एवं औद्योगिक संस्था विशिष्ट अनुसंधान या जांच कराते हैं। ये अनुसंधान गुप्त होते हैं, अतः इनके परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता इन परिणामों के कुछ अनुसंधान में प्रयोग कर सकता है। भारत में लागत और अंकेक्षण प्रतिवेदन इसका एक उदाहरण है। ठीक है, भारत सरकार का मतलब जो प्रतिवेदन होता है कि कितना साल में किस डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ, क्या हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है। लेकिन किसी को अगर ज़रूरत है किसी संस्था को, जहाँ तक ऑथेंटिक है, देना परमिट है, उसको दे सकता है, उतना डाटा आपको वहाँ से मिल सकता है और आप काम की डाटा अपने काम में आप यूज कर सकते हो। द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको। प्राथमिक आंकड़ों के बारे में जब मैंने बताया था, कि आपको बताया था कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस किस विधि से इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे ही द्वितीयक आंकड़ों का भी है, कुछ सावधानी है। देखते हैं क्या क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए। द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते समय अधिक से अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि समंकों को एकत्रित करने वाले और उनका प्रयोग करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्राथमिक आंकड़े जब हम इकट्ठा करने जा रहे थे तो जिनको डाटा की जरूरत है आंकड़ों की, वही करवा रहे थे, तो उनको पता है कौन सा आंकड़ा लेना है, कैसे लेना है, उसे पूरी समझ है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़ों से हम ले रहे हैं तो पहले से इकट्ठे हैं, तो इकट्ठा किसी और ने किया है वो आंकड़ा, यूज हमें करना है, तो इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी पड़ेगी इसमें आपको। अर्थशास्त्री कॉर्नर के अनुसार यदि अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित आंकड़े का प्रयोग सावधानी से ना किया जाए तो प्रयोगकर्ता के लिए वो खतरेपूर्ण होते हैं, तो गलत सूचना आ सकता है, गलत निष्कर्ष निकल सकता है। इसीलिए आपको जब भी द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करें तो बहुत सतर्कता और सावधानी पूर्वक करें। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से पूर्व निम्नलिखित 2 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला, आंकड़ों की विश्वसनीयता। ठीक है, बिल्कुल जांच परख लीजिए कि आंकड़े सही हैं या गलत तो नहीं है, तो आप इसकी जांच करा के तभी इसका यूज करें। आंकड़ों की विश्वसनीयता जाने के लिए 2, संकलन की विधि। आप सबसे पता करो सबसे पहले कि आंकड़े जो संकलित किए गए हैं कौन सी विधि से किए गए हैं, क्योंकि मैं प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधि आपको बताया था कि कौन सी विधि अच्छी होती है, कौन सी विधि कहाँ उपयुक्त होती है। तो आप पहले पता करो जिसने भी ये डाटा इकट्ठा किया है वो किस विधि से किया है। ठीक है, अगर वो प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि से किया है या अप्रत्यक्ष किया है, साक्षात कौन सी विधि यूज किया, आपको वो जानना जरूरी है। संकलन की विधि अनुसंधान के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। यदि निर्दर्शन सैंपलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है तो वह भी सही ढंग से चुनी जानी चाहिए और संकलन की विधियों का अध्ययन, ठीक है,
संकलन, ये जो सैम्पलिंग मेथड है ये हम कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पलिंग क्या होता है? यही होता है सर्वे करना, जहाँ बहुत बड़ा आंकड़ों का क्षेत्र है उसमें से कुछ आंकड़े हम उठा लेते हैं। मान लो आंकड़े 1 लाख लोगों में से कुछ राय लेनी है, तो पूरे 1 लाख लोगों से तो हम बात नहीं करेंगे, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, 1000 से 1500 से बात करेंगे। लेकिन वो 1-1500 आदमी कौन होंगे, कहाँ से उठाना है? कोई शहर है उसमें 100-150 सेक्टर है, तो किस सेक्टर के लोगों से बात करनी है? क्या हम प्रॉपर खुद सेक्टर चुनते हैं? नहीं। तो वो सारी बातें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये संगणना विधि होती है, निर्देशन विधि होती है, सब हम आगे क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखें, संकलन की अवधि। आंकड़ों को जल्दबाजी में एकत्रित न करके उपयुक्त अवधि में एकत्रित करना चाहिए, इससे इनकी विश्वसनीयता बनी रहती है। ठीक है, आप कोई भी आंकड़े ले रहे हैं तो ये नहीं कि आनन फानन में ले लिया, जल्दीबाजी में ले लिया। उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि टाइम लगा के तसल्ली पूर्वक वो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगला है संकलन की सीमा। आंकड़ों के संकलन के दौरान उनकी समय सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुराने एवं अपूर्ण आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते हैं। अब सपोज करो किसी स्कूल का स्टेटस जानना है, रिजल्ट का, कि यहाँ के हमें एक उसके रिजल्ट के आधार पे एक रैंक देना है शहर में स्कूलों को। ठीक है, कौन सा स्कूल किस रैंक पे है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अगर हम जाते हैं स्कूल से रिकॉर्ड चेक करने रिजल्ट का, स्कूल वाला क्या करेगा, 2011 का रिकॉर्ड दिखा रहा है हमें, तो क्या 2011 के रिकॉर्ड के आधार पे हम इस स्कूल को रैंक दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पुराना डाटा दे रहा है। हमें तो लेटेस्ट कम से कम 2020 का दे दे तभी हम उसे रैंक दे सकते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब द्वितीयक आंकड़े का यूज कर रहे हैं आप, तो द्वितीयक आंकड़ों में क्या वो आंकड़े पुराने तो नहीं हैं, क्योंकि पुराने आंकड़े आपके किसी काम के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आंकड़े अब बदल चुके हों। तो इसीलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि समय सीमा क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है। शुद्धता का स्तर। आंकड़ों के संग्रहण के दौरान उसकी शुद्धता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आंकड़े अगर शुद्ध होंगे तभी रिजल्ट सही आ सकता है। आंकड़े अशुद्ध होंगे तो कभी भी सही रिजल्ट आपको नहीं देंगे, और इससे कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप गलत सूचना दे सकते हो। ठीक है, आपकी सूचना के आधार पर गलत कोई एक्शन हो सकता है। इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए, और सही सूचना के लिए एक डाटा इकट्ठा करते समय ये सभी सावधानियों को आप ध्यान देंगे, तभी आपके डाटा शुद्ध हो सकते हैं। आगे देखें, आंकड़ों की उपयुक्तता। आंकड़ों के संकलन के लिए वर्तमान अनुसंधान के लिए उपयुक्त होना चाहिए। मतलब जो हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो जिस उद्देश्य से इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसी उद्देश्य का डाटा है या नहीं है, वो भी हमें जांचना चाहिए। जैसे इकाई में समानता। पूर्व में संकलित आंकड़ों का प्रयोग करने में पूर्व यह देख लेना चाहिए कि पूर्व अनुसंधान में प्रयुक्त इकाइयों एवं वर्तमान अनुसंधान में प्रयुक्त इकाइयों में पर्याप्त समानता है या नहीं है। मान लो पहले जो आंकड़े हैं वो लाख में हैं, आपको 1000 में चाहिए कोई आंकड़े, तो आप दोनों आंकड़ों की तुलना ऐसे नहीं कर सकते हो। दोनों अगर 1000 में है या लाख में भी आपको चाहिए, तभी वो आंकड़े आपके यूज के हैं, नहीं तो वो आंकड़े आपके यूज के नहीं हो सकते हैं। तो सीधा नहीं है कि द्वितीयक आंकड़ों से उठा के हम बना लेंगे अपने आंकड़े। आंकड़े बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। उद्देश्यों में समानता। अनुसंधान के लिए जिन द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग आप कर रहे हैं, उनका अनुसंधान भी लगभग उसी उद्देश्य से किया गया हो जिस उद्देश्य से वर्तमान अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम किसी स्कूल के बच्चों का सर्वे कर रहे हैं और पहले से किसी ने सर्वे कर रखा है, हम जा रहे हैं सर्वे करने के स्कॉलरशिप देना है बच्चों को। ठीक है, कौन पढ़ने में कितना टैलेंटेड है उसका सर्वे किसी ने पहले कर रखा है, उसके आधार पे पता चला कि वो सर्वे किया है स्पोर्ट्स के लिए, कौन सा बच्चा कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा है। ठीक है, तो वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से पहले अनुसंधानकर्ता ने इकट्ठा कर रखा है, हमारा वो उद्देश्य ही नहीं है। दोनों का उद्देश्य समान होगा तभी हम वो आंकड़ों को इकट्ठा करके प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा वो आंकड़े हमारे किसी काम के नहीं हो सकते। पर्याप्तता। प्रस्तुत अनुसंधान की तुलना में यदि द्वितीयक आंकड़े बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र से संबंधित हों तो उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूरे स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए था लेकिन उसने आंकड़े एक क्लास का करके रखा है, तो वो आंकड़े आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और आपका क्षेत्र विस्तृत है। तो वो आंकड़े आपको कभी यूज नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए आप वही आंकड़े के आधार पर पूरे स्कूल की रिपोर्ट तैयार कर दें, तो वो आपको गलत हो सकता है। सजातीयता। आंकड़ों में सजातीयता होनी चाहिए। किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग दूसरे वर्ग के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
ठीक है। अगर हम किसी स्कूल में बच्चों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पता चले कि पहले शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अगर हम बच्चों की रिपोर्ट की बात करते हैं तो बच्चों की रिपोर्ट ही पहले से तैयार होना चाहिए, टीचर्स की रिपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम किसी सर्वे में मेल वाले पुरुष वाले खंड की सिर्फ बात कर रहे हैं तो पता चला वहाँ फीमेल की बात हो रही है, तो हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का वो डाटा तभी हो सकता है जो डाटा हमें चाहिए वही डाटा पहले से भी इकट्ठा हुआ हो। शुद्धता की मात्रा, द्वितीयक आंकड़ों के सजातीय होने पर भी यदि वर्तमान अनुसंधान में अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको पहले जो आंकड़े इकट्ठे किए गए अगर उतने शुद्ध नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो अगर ज़्यादा शुद्ध चाहिए तो आपको पहले वाले आंकड़े यूज नहीं करना चाहिए। मान लो कोई ग्राम पंचायत का इलाका है, ठीक है, उसमें अभी अभी योजना आई है कि भाई घर देना है, ठीक है, सर्वे कराना है कि भाई किस किस के पास घर है, जिसके पास नहीं उसे हमें घर के पैसे देने सरकार ने डिसाइड किया है। मान लो 5 साल पहले पिछली पंचायत में ये सर्वे हो चुका था, क्या उस सर्वे की रिपोर्ट आपके किसी काम की है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग क्या पता किसी योजना का लाभ मिल चुका हो, कुछ लोग अपने खुद घर बना चुके हों, तो वो डाटा का यूज आप अभी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल शुद्ध डाटा यहाँ पे चाहिए, एक एक आदमी का इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सच में जिसके पास कौन नीडी है, किसके पास घर नहीं है, उसको घर देना है हमें। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जहां आंकड़े बिल्कुल शुद्ध चाहिए और पहले से आंकड़े अगर कोई इकट्ठे हैं और वो शुद्ध नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो उन आंकड़ों का यूज बिल्कुल ना करें। आपको जाके फिर प्राथमिक आंकड़ों का जो संकलन का विधि है उसी का उपयोग करें और फिर से डाटा इकट्ठा करें। ठीक है, तो ये था हमारा आंकड़ों का, द्वितीयक आंकड़ों का संकलन की में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, कैसे हमें संकलन करना चाहिए, प्राथमिक आंकड़ों का मैं बता चुका हूँ। आगे क्लासों में और टॉपिक लेके मैं आपके लिए आऊँगा, लेकिन आप बने रहिए और गूगल प्ले स्टोर से फटाफट सफलता ऐप को डाउनलोड करें, कला संकाय को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, और 5 स्टार देना ना भूलें ऐप को, और सफलता स्कूल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बने रहें। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दें, समय को वेस्ट ना करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।